अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। यूनिवर्सिटी। कियारा बास्केटबॉल के ग्राउंड की सीढ़ियों पर बैठी सभी लड़के को बास्केटबॉल खेलते देख रही थी। उसके दिल में एक ही सवाल था कि आखिर एक लड़का अपने पेरेंट्स को ऐसा क्या दे सकता है जो एक लड़की नहीं दे सकती। उसने मिस्टर राजपूत के प्यार को पाने के लिए क्या अंडस को क्या नहीं किया। एक लड़की से लड़का बनने की कोशिश की, अपने माँ के हर दर्द को भुलाया, लेकिन वह कभी मिस्टर राजपूत का बेटा नहीं बन पाई। वो यही सब सोची ही रही थी कि तभी बाल आकर उसके मुंह पर लगी। कियारा तो पहले से ही गुस्से में थी। बॉल लगने की वजह से वह बिलबाला उठी। उसका गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। रणबीर कियारा के पास आया, जिसने लूज हाफ टी शर्ट और घुटने तक आता शॉर्ट पहना था। अपने लेडी बॉस को यहाँ पर देखकर वह काफी हैरान था। उसने मुस्कुराते हुए कियारा पूछा, आप यहाँ लेडी बॉस, क्या आप मुझे मिस कर रही थी? आपने कहा था अगर मैं आपके पास दोबारा दिखा तो आप मेरी टांगे तोड़ देंगी, लेकिन देखिए लगता है आपको मेरे बिना दिल नहीं लग रहा था, इसलिए आप खुद मेरे पास चलकर आ गई। कियारा जो पहले से ही गुस्से में थी, रणधीर की बातें उसके गुस्से की आग में घी डालने का काम कर रही थी। कियारा गुस्से से सीढ़ियों से उठी और एक जोरदार का थप्पड़ रणधीर के गाल पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि बास्केटबॉल के ग्राउंड में खेल रहे सभी लड़के अपनी जगह पर रुक गए और हैरानी से अपने कैप्टन को देखने लगे, जिसे एक लड़की ने एक जोरदार का थप्पड़ मारा था। लड़कियां आराम से खड़ी कियारा को देख रही थी, क्योंकि सभी लड़कियां जानती थी कि कियारा को बॉयज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इस बॉयस ने तो कियारा बाल मारी और उसके इतने करीब होकर उससे बात कर रहा था। कियारा इंडेक्स फिंगर रणधीर की तरफ करते हुए दांत पीसते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो, और ये थप्पड़ मुझे बाल मारने का रिटर्न गिफ्ट है। सो कॉल्ड बॉडीगार्ड, तुम इतने बेशर्म हो कि गलती करने के बाद मुझसे माफी मांगने की बजाय तुम मेरे साथ चेप हो रहे हो। तुम लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? समझते क्या हो खुद को? हम लड़कियां कोई चीज है क्या जिसे जैसे मन करता है हमें यूज करता है? और क्या कहा तुमने? मेरा दिल तुम्हारे बिना नहीं लग रहा था। अगर तुम मर भी रहे होते ना, तभी मैं तुम्हारी जान नहीं बचाती, मरते हुए छोड़ देती। मैं एक ऐसी लड़की हूं जिन्हें मैं पसंद नहीं करती, उन्हें मैं मारते हुए देखकर भी नहीं बचाती। आइंदा से मेरे करीब आने से, मुझसे बकवास करने से पहले इस थप्पड़ को याद करना। रणधीर अपने गाल पर हाथ रखे हुए शॉक्ड में खड़ा था। उसे कियारा से इतनी जोरदार के थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। वह तो बस अपनी लेडी बॉस से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसे क्या पता था, उसकी फ्लर्टिंग उसे ही भारी पड़ जाएगी। कियारा जब ग्राउंड से जाने लगी तो कुछ लड़कों ने कियारा का रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैप्टन पर हाथ उठाने की? सॉरी बोलो। एक लड़की होकर तुम्हें शर्म नहीं आई सबके सामने एक लड़के को थप्पड़ मारते हुए? उस लड़के ने रणधीर से बड़ी गलती कर दी, इस मुद्दे को भी लड़के और लड़की में डिवाइड कर दिया। कियारा उस लड़के के करीब जाते हुए उस लड़के का कॉलर पकड़कर दबंगई से पूछा, क्या कहा तुमने? मुझे शर्म नहीं आई एक लड़के पर हाथ उठाते हुए? तो सुनो, हाँ नहीं आई मुझे बिल्कुल भी शर्म, क्योंकि मैं पैदा ही बेशर्म हुई थी। कियारा की बातें सुन सभी स्टूडेंट हंसने लगे। कियारा उस लड़के की आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा, जब तुम लड़के सड़क पर खड़े होकर लड़कियों को सिटी मारते हो, उन्हें फ्लाइंग किस करते हो, तब तुम लड़कों को शर्म नहीं आती? तब तुम लड़कों को नहीं लगता कि तुम लोग एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे हो? तुम लोग ये सब करो तो एंजॉयमेंट, और एक लड़की यह सब कर दे तो बेशर्मी। इतना कहकर कियारा ने उस लड़के को खुद से दूर धक्का दे दिया, जिससे वह लड़का जमीन पर गिर गया। कियारा ने उस लड़की को देखते हुए कहा, जो करना है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे कैप्टन को सॉरी नहीं बोलने वाली। गलती तुम्हारे कैप्टन की थी, माफी तो उसे मांगनी चाहिए। मैं क्यों मांगूं?
इतना कहकर कियारा जाने लगी तो उस लड़के ने पीछे से कियारा से कहा, तुम एक लड़की होकर हम लड़कों से कंपेयर कर रही हो। अगर हम लड़कों की इतनी ही बराबरी करनी है तो हमारे साथ बास्केटबॉल का मैच खेल कर और जीत कर दिखाओ, तब हम माने कि तुम हमसे कम नहीं हो। कियारा के जाते हुए कदम रुक गए। कियारा पीछे पलटी और अपने सामने उस दीठ लड़के को खड़े देखकर कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन एक शर्त पर। अगर मैं यह मैच जीतती हूं तो तुम पांचों एक महीने तक मुझे जब भी देखोगे तो सिर झुकाकर मुझे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग विश करोगे और पूरे यूनिवर्सिटी की डेली सफाई भी करोगे। अगर मंजूर तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। रणधीर के भी ईगो की बात थी, इसलिए उसने कहा, और अगर तुम यह मैच हारती हो तो तुम्हें एक महीने तक हम सभी के जूते साफ करने पड़ेंगे। कियारा ने तुरंत कहा, मंजूर है। रणधीर शॉक्ड हो गया है। उसकी लेडी बॉस वाकई सिरफिरी थी। उसे ये भी डर नहीं था कि अगर वह हार जाएगी तो उसे इन लड़कों का एक महीने तक जूते साफ करने पड़ेंगे। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक पल में हाँ कर दी। कियारा ने उन सभी को देखते हुए कहा, यही वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ। सिर्फ 5 मिनट, इतना कहकर कियारा वहां से चली गई। तो वही यूनिवर्सिटी में कियारा का लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेलने वाली बात किसी वायरल न्यूज़ की तरह फैल रही थी। अग्रवाल विला, सुबह 6 बजे। काव्यांश आंखें बंद किए हुए कांची के साइड बेड पर अपने हाथ फेरने लगा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसकी जानम उसकी बाहों में और बेड पर नहीं है तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल बेड पर बैठ गया। वह तो रात को अपनी जानम को अपनी बाहों में लेकर सोया था, तो उसकी जानम कहाँ गायब हो गई। काव्यांश पास में पड़े अपने कपड़े को उठाकर पहनकर बालकनी में, रूम में, क्लोजेट रूम में सब जगह चेक किया तो उसे कांची कहीं नहीं मिली। तभी उसे क्लोजेस्ट रूम से अटैच वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई तो जल्दी से वॉशरूम में गया तो वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी जानम जमीन पर बेहोश पड़ी थी। टैप का पानी तेजी से गिर रहा था। वह दौड़कर कांची के पास जाकर जमीन पर बैठते हुए कांची के सिर को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए कांची के गालों को थपथपाते हुए कहा, क्या हुआ जानम? होश में आओ जानम। लेकिन जब उसने कांची के गालों को हाथ लगाया तो और भी ज्यादा हैरान हो गया। कांची की बॉडी बर्फ की तरह ठंडी थी और उसकी बॉडी अकड़ भी गई थी। कांची को ऐसी हालत में देखकर काव्यांश को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। काव्यांश जल्दी से कांची को अपनी बाहों में उठाकर क्लोजेट रूम से बाहर आया। कांची को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कांची कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी। सांस भी बहुत धीरे चल रही थी। उसने अरुण को फोन करने का सोचा, लेकिन जब उसने कांची की हालत देखी तो उसने अपना इरादा बदल दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने गुस्से में अपनी जानम को कितनी तकलीफ दे रही थी। उसने कुछ सोचते हुए रूम का डोर ओपन कर बाहर गया तो अमृता जी नीचे किचन में अपने और कांची के लिए चाय बना रही थी। काव्यांश जल्दी से अमृता जी के पास आकर कहा, आप जल्दी से कांची के रूम में चलिए, वह बेहोश हो गई है। पहले तो अमृत जी काव्यांश को यहाँ देखकर हैरान हुई, लेकिन जब काव्यांश के मुंह से कांची का नाम सुना तो वह और भी ज्यादा हैरान हो गई। उन्होंने जल्दी से गैस को बंद किया और काव्यांश के साथ कांची के रूम की तरफ चली गई। वह जल्दी से कांची के रूम में आई तो कांची पीला पड़ गया चेहरा देख और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई। उन्होंने जब कांची के ऊपर से ब्लैंकेट हटाया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उनकी आंखों में आंसू आ गया। गुस्से से उन्होंने मुट्ठी भींच ली और कांची के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया, क्योंकि कांची की बॉडी इस वक्त देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर दांतों के निशान थे, जो अब नीले पड़ चुके थे। जगह जगह नाखून भी थे। ये सब देख अमृता जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने मेड से कहकर अपना फर्स्ट एड किट मंगवाया। वह जल्दी जल्दी कांची को ट्रीट करने लगी। लगभग आधे घंटे बाद कांची को चेक करने के बाद इंजेक्शन देकर उसके हाथों में विगो लगा दिया।
काव्यांश सोफे के पास इधर से उधर परेशानी से टहल रहा था। अमृता जी जब अपना काम पूरा कर चुकी तो वह गुस्से से कांची के पास से उठी और काव्यांश के पास जाकर उसकी कलाई पड़कर उसे कांची के रूम से बाहर ले जाने लगी। काव्यांश अमृता जी के बिहेवियर से हैरान था। अमृता जी काव्यांश को बाहर लाकर लिविंग एरिया में अपने सामने खड़ा करते हुए उसे घूरने लगी। काव्यांश ने अमृता जी को घूरते देख कहा, आप मुझे। काव्यांश इससे आगे कुछ कहता उस विला में थप्पड़ की आवाज गूंज गई। अमृता जी ने आज पहली बार काव्यांश के गाल पर थप्पड़ मारा था। काव्यांश हैरान था। वह दोबारा कुछ बोलने को हुआ, एक और थप्पड़ उसके गाल पर अमृता जी ने मारा। काव्यांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। काव्यांश जैसे ही गुस्से से बोलने को हुआ अमृता जी ने चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ, एकदम एक आवाज तुम्हारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। क्या किया तुमने उसके साथ? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? काव्यांश वह तुम्हारी वाइफ है, कोई जानवर नहीं थी जिसे तुमने उससे ऐसे ट्रीट किया है। लोग जानवर के भी साथ इतना बुरा नहीं करते हैं जितना तुमने अपनी खुद वाइफ के साथ किया है। मुझे समझ में नहीं आता तुम मथुर्स की प्रॉब्लम क्या है? समझते क्या हो औरतों को? अपनी मर्दानगी सिर्फ बिस्तर पर ही क्यों दिखाते हो? मुझे लगा शायद तुम उन सब से अलग होंगे, लेकिन मैं भी गलत थी। तुम अपने पापा और बड़े पापा से बिल्कुल अलग नहीं हो, बल्कि उनसे भी बुरे हो। वह दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन तुमने तो अपनी वाइफ के साथ ऐसा किया है। तुम्हें उसके साथ यह सब करते हुए उस पर जरा भी रहम नहीं आया। उसकी क्या हालत बना दी है तुमने? काव्यांश वह तुम्हारी बीवी थी, उसके साथ तुम जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? कांची ने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हारे और उसके रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। काव्यांश के बर्दाश्त की हद भी यही तक थी। उसने गुस्से से अपने बालों में अपने हाथ को फेरते हुए अपने गले को मसलते हुए कहा, हो गया आपका या अभी भी कुछ बचा है? मुझे समझ में नहीं आता आप सभी मुझे मेरे डैड और मेरे बड़े डैड से क्यों कंपेयर करते हैं। मैं उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने किसी और की बीवी के साथ जबरदस्ती नहीं किया है और न ही मैं किसी का मर्डर किया है। तो प्लीज़ मुझे उनके साथ कंपेयर करना बंद कीजिए। वो मेरी बीवी है, मैं उसके साथ चाहे जैसे भी पेश आओ। आपका उससे क्या? हाँ, मैं मानता हूँ मैंने कल रात उसके साथ जबरदस्ती की, क्योंकि उसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। जब वह जानती है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, तो बार बार मुझसे दूर जाने की बात क्यों करती है? अमिता जी के भी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। उन्होंने भी उसी तरह चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इस बिहेवियर की वजह से कोई भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। काव्यांश, खुद को एक बार आईने में देखो, तुम एक सनकी लग रहे हो और कौन लड़की उस लड़के के साथ रहना चाहेगी जिसके बाप ने इज्जत, उसकी माँ की इज्जत छीन ली। 6 साल पहले हुई उस गलतफहमी की वजह से तुमने उससे बदला लेने के लिए उसे जबरदस्ती शादी की, उसे टॉर्चर करना भी चाहा, लेकिन सब जानकर तुम्हारा इरादा बदल गया। लेकिन कांची के बारे में सोचो, 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ वह कोई गलतफहमी नहीं बल्कि एक कड़वा सच है उसकी जिंदगी का, जिसके साथ वह 6 साल से जी रही है। कभी तुमने उसके साइड से सोचा कि वह जब तुम्हें देखती होगी तो उसे कैसा महसूस होता होगा? कभी तुमने सोचा कि अपनी माँ के रेपिस्ट को इतने ऐशो आराम की जिंदगी जीते देखकर उसे कैसा महसूस होता होगा? कभी तुमने सोचा कि उसने अभी तक मानव माथुर को चोट क्यों नहीं पहुंचा? ये संजय माथुर को चोट क्यों नहीं पहुंचा? क्यों वह अभी तक खामोश है? क्यों वह हर रोज तड़प रही है? नहीं सोचा क्योंकि तुम्हें अपनी सनक फुर्सत नहीं मिल रही है। मैं बताती हूँ वह खामोश क्यों है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पापा और बड़े पापा के पास उसके डैड कैद है। वह आज भी उनकी कैद में कैद है। तुम्हें तो कांची को प्यार करना चाहिए था, उसे सपोर्ट करना चाहिए था।
उसे खुशियां देनी चाहिए थी, लेकिन तुम खुद उसके खुशियों के दुश्मन बन बैठे हो। मुझे तुम भी बाकी मर्द की तरह ही लग रहे हो जो सिर्फ औरतों के जिस्म से खेलना जानते हैं। तुमने कांची को हासिल कर लिया ना? मिटा ली ना अपनी प्यास तो निकल जाओ इस घर से और दोबारा यहाँ मत आना, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। काव्यांश हैरान था। एक और राज उसके सामने खुला था। काव्यांश का गुस्सा कहीं गायब हो गया था। उसने नॉर्मल टोन में अमृता जी से कहा, मैं अपनी जानम को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन अमृता जी अभी भी उतनी ही गुस्से में थी। उन्होंने गुस्से से कहा, क्या उसका अंतिम संस्कार करने के बाद ही यहाँ से जाओगे? काव्यांश ने गुस्से से चिल्लाया, आंटी। अमृता जी ने भी उसी टोन में कहा, चिल्लाओ मत, सच यही है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है उसके साथ। तुम जानते भी हो काव्यांश, अभी एक हफ्ते पहले हुए इंसिडेंट से वह निकल नहीं पाई थी और तुमने ये सब उसके साथ किया। कितनी तकलीफ दोगे उसे? तुम्हें कुछ आइडिया भी है वह रातों को सोते हुए चीखती है, चिल्लाती है, रोती है क्योंकि आज तक उसके अंदर से वह 1 महीने की कैद का डर नहीं निकल पाई है। उसने उस 1 महीने की कैद में अपना क्या कुछ नहीं खाया है। वह अपना सब कुछ हार कर बैठी है काव्यांश। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। काव्यांश प्लीज उसे टॉर्चर करना बंद करो। छोड़ दो उसको। आज़ाद कर दो उसे अपनी कैद से। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सनक उसकी मौत की वजह बन जाए। अमृता जी काव्यांश के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। उसे उसकी जिंदगी जीने दो। तुम्हें उससे कुछ हासिल नहीं होगा, चले जाओ उसकी जिंदगी से। भूल जाओ कि कोई कांची थी। अमृता जी की आंखों से आंसू बह रहा था और बहता भी क्यों नहीं। कांची ने उन्हें 6 साल में एक बेटी का प्यार दिया था। उनके लिए वह सब कुछ किया जो एक बेटी करती है, अपने नाम को उनके नाम के साथ जोड़ दिया। वह भी तो अनाथ ही थी। काव्या के नाम के आगे नाजायज होने का टैग हटाकर उसने अपना सरनेम दिया। सब कुछ तो दिया, कांची ने उन्हें एक बेटी होने का हर फर्ज अदा किया। काव्यांश अमृता जी को देखते हुए कहा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं रात को वापस जरूर आऊंगा और उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसे मेरे साथ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं और ना ही वह खुद। इतना कहकर वह चला गया रघुवंशी इंडस्ट्रीज। काव्यांश रघुवंशी इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा मीटिंग कर रहा था। उसकी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। सभी इन्वेस्टर उसके सामने बैठे थे। सामने प्रोजेक्टर पर अरुण उन्हें कुछ समझ रहा था। काव्यांश का खुद का टेक्सटाइल का बिजनेस था, लेकिन अब वो इंटरनेशनल में अपना शोरूम खोलना चाहता था, इसलिए उसे इन्वर्टर की जरूरत थी। वह सभी इन्वेस्टर बाहर से आए हुए थे। जब उन्होंने काव्यांश की प्रेजेंटेशन देखी तो उन्हें काव्यांश की प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आई, लेकिन वह इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले काव्यांश के लॉयर से मिलना चाहते थे। वह चाहते थे कि मीटिंग के दौरान जो भी बातें हो वह लॉयर के सामने हो। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो कि अगर शोरूम बनाने में कोई भी रुकावट आती है या उनके इन्वेस्ट किया पैसा लॉस में जाता है तो उसकी 75% जिम्मेदारी काव्यांश लेगा। काव्यांश का पिछला लॉयर जो उसके हर लीगल काम को संभालता था, वह 1 महीने की छुट्टी पर फैमिली वेकेशन पर गया था। वह चाहता तो अभी के अभी 10 लॉयर खड़ा कर सकता था, लेकिन वह एक लॉयर चाहता था जो उसके और उसके कंपनी के प्रति लॉयल हो, जो उसकी कंपनी और प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को लीक न करे। उसके लिए प्रोजेक्ट बहुत ही जरूरी था क्योंकि वह अपने बिजनेस को इंटरनेशनल में एक्सपेंड करना चाहता था। शोरूम से अच्छा आइडिया कोई नहीं था। काव्यांश अपनी 2 उंगलियों से अपने माथे को मसलते हुए सोचने लगा। उसके ये इन्वेस्टर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही इंडिया में आए थे। उसने कुछ सोचते हुए सभी इन्वेस्टर से कहा, ठीक है, मुझे आप सभी की कंडीशन मंजूर है। अगली मीटिंग हम 3 दिन बाद रखते हैं, तभी हम ये कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेंगे।
सभी इन्वेस्टर ने एक साथ हाँ में गर्दन हिलाए और काव्यांश से हैंडशेक कर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद काव्यांश ने अरुण से कहा, अरुण तुम्हारा काम है 3 दिन के अंदर एक बेस्ट लॉयर को ढूंढना। एक ऐसा लॉयर ढूंढना जो इस प्रोजेक्ट और मेरे ऑफिस की बातें अपने ही तक रखे, किसी दूसरे को ना बताएं। अंडरस्टैंड? अरुण कुछ सोचते हुए डरते हुए धीरे से कहा, बॉस हमारे पास एक ऐसा लॉयर है जो बहुत ही लॉयल होगा, जो आपके साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। काव्यांश अरुण को सवालिया नजरों से देखने लगा तो अरुण ने डरते डरते कहा, बॉस काची मैम, उनसे अच्छा लॉयर हमें इस उदयपुर में कहीं नहीं मिल सकता। आप तो जानते हैं हमारे कंपीटिटर को बस मौका चाहिए किसी तरह हमारे प्रोजेक्ट को हासिल करने का, और 3 दिन के अंदर हमें अच्छा लॉयर नहीं मिल सकता। काव्यांश ने अपने लैपटॉप को बंद करते हुए अरुण से कहा, कोल्ड कॉफी लेकर आओ फिर बात करते हैं। अरुण वहां से चला गया। काव्यांश अपने माथे को अपनी उंगलियों से मसल रहा था, उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो जब से अग्रवाल विला से आया था बहुत बेचैन था। कांची का पीला पड़ा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो कैसे कांची को छोड़कर ऑफिस आया था, वही जानता था। वो अभी भी अपने एहसास को समझ नहीं पा रहा था। वो इतना बेचैन क्यों हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे गिल्ट क्यों महसूस हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। उसे कांची के दर्द से तकलीफ क्यों हो रही थी, वो नहीं जान पा रहा था। उसका दिमाग उसे सही कह रहा था, लेकिन सीने अंदर धड़क रहा दिल उसे गलत कहने की गुस्ताखी कर रहा था। दिल और दिमाग की जंग में उसका सिर दर्द से फटने लगा था। वह इन्हीं सब सोच में था कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वो जब मीटिंग कर रहा था तब भी उसका फ़ोन रिंग कर रहा था। उसने फ़ोन को उठाकर देखा तो स्क्रीन पर ताशा फ्लैश हो रहा था। ताशा का नाम देखते ही उसने गहरी सांस ली। उसने अपने मन में कहा, ये लड़की तो लीच की तरह चिपक गई है। काव्यांश ने फ़ोन को उठाते हुए कोल्ड टोन में कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही हो? ताश जो काव्यांश के फ़ोन उठाने से खुशी से पागल हो रही थी, लेकिन काव्यांश की कोल्ड टोन और उसका सवाल सुन उसकी खुशी गायब हो गई। ताशा ने खुद को नॉर्मल करते हुए प्यारी आवाज में कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ काव्यांश। क्या तुम मुझसे मिलना भी नहीं चाहते? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? काव्यांश, हमने साथ में कितना वक्त बिताया है। हमने साथ में कॉलेज कंप्लीट किया है। हम अच्छे फ्रेंड थे, तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? काव्यांश ने थोड़े गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती ताशा? मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तुम्हारी जान एक लड़की होने के नाते बचाई थी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो तब भी मैं यही करता। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, इसलिए मेरे पीछे भागना छोड़ दो। मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मैं अपनी जानम के साथ बहुत खुश हूँ। आइंदा से मुझे कॉल मत करना, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे डैड के पास कॉल करना पड़ेगा। ताशा ने गुस्से से कहा, तुमने शादी कर ली? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं और तुमने शादी कर ली। काव्यांश ने फोन को घूरते हुए कहा, तुम मेरी माँ लगती हो, यह मेरी बीवी थी जो मैं तुमसे पूछकर शादी करता। आज के बाद मुझे कॉल करने की हिम्मत मत करना, वरना कॉल करने के लायक बचोगी नहीं, समझी तुम? इतना कहकर काव्यांश ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का डोर को ओपन कर एक हैंडसम सा नौजवान अंदर आते हुए कहा, कूल डाउन यार, तुम अभी भी नहीं बदले। तुम अभी भी उतना ही गुस्सा करते हो। मुझे लगा हो सकता है थोड़ा तो बदल गए होंगे, लेकिन तुम ठहरे। काव्यांश माथुर उर्फ रघुवंशी। काव्यांश ने डोर की तरफ देखते हुए हैरानी से कहा, जे तुम यहाँ कब आए और तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एमजी चेयर खींचकर काव्यांश के साइड में बैठते हुए कहा, मैंने सोचा मेरा फ्रेंड मुझे याद नहीं करता तो मैं ही याद कर लूं। वैसे एक बात बताओगे, तुमने अपनी वाइफ को अपनी कमजोरी क्यों बना ली?
तुम्हें पता भी है तुम्हारे दुश्मन तुम्हें छोड़कर तुम्हारी वाइफ को टारगेट कर रहे हैं। एम जे के मुंह से अचानक ये बात सुनकर काव्यांश हैरान हुआ। उसने हैरानी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे डिटेल में बताओ। तुम तो जानते हो काव्यांश, मृत्युंजय रानावत को दुनिया में 3 ही चीजों से प्यार है। पहला अपने देश से, दूसरा अपनी दोस्ती से और तीसरी अपनी गर्लफ्रेंड से। तुम मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हारे बिजनेस राइवल से मिलने क्लब में गया था। उस दिन क्लब में मेरे पीए ने मुझे बताया कि उसे काव्यांश रघुवंशी की कमजोरी का पता चल गया है। और उसकी कमजोरी कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ कांची अग्रवाल है। तुमने ऐसा क्या किया है? जो लोग तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे हैं। काव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन मृत्युंजय रानावत मान गए आपकी दोस्ती को। तुम्हारा सवाल यह है ना कि मैंने अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्या किया कि लोग उसे मेरी कमजोरी समझने लगे, तो ऐसा है कि मेरी वाइफ मेरी सनक बन गई है, इसलिए बेवकूफ लोग उसे मेरी कमजोरी समझने लगे हैं, लेकिन वह सभी यह भूल गए हैं कि काव्यांश अपनी सनक के लिए पागल है। काव्यांश ने मृत्युंजय को देखते हुए कहा, तुम सिर्फ ये बात करने के लिए मेरे पास नहीं आ सकते। एक आर्मी ऑफिसर इतना फ्री नहीं हो सकता जो ऐसी बातें करने किसी के ऑफिस जाए। कोई इम्पोर्टेंट बात है ना? बताओ कौन सी बात है जो तुम्हें मेरे पास लेकर आई। अरुण डोर ओपन करके 2 कप कॉफी टेबल पर रखकर वापस चला गया। मृत्युंजय टेबल से कॉफी उठाते हुए सीरियस टोन में कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा काव्यांश, मैं यहाँ ये बात करने नहीं आया हूँ, मैं कांची के बारे में बात करने आया हूँ। काव्यांश एक बार फिर से शॉक्ड हुआ। काव्यांश में सीरियस टोन में पूछा, कैप्टन तुम मेरी वाइफ को कैसे जानते हो? मृत्युंजय ने सीरियस टोन में आंसर दिया, मैं तुम्हारी वाइफ को तब से जानता हूँ जब से मैं आर्मी में ज्वाइन हुआ था। मैं और कांची के डैड मेजर राम साथ में काम करते थे। मैं उनके अंडर काम करता था। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। मेरा अक्सर कांची के घर आना जाना रहता था। कांची मुझे अपना बड़ा भाई मानती थी और मैं भी उसे अपनी बहन की तरह प्यार करता था। 6 साल पहले जब मेरी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी, मेरी पोस्टिंग के 1 महीने बाद मुझे न्यूज़ मिली कि मेजर राम ने अपने देश के साथ गद्दारी की है। उन्होंने अपने देश की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दूसरे देश में बेचने की कोशिश की है, जिस वजह से मेजर राम को कराची के जेल में कैद कर दिया गया है। उसी बीच कांची ने मुझसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी कांची से बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी में बहुत बिजी था। जब मैं फ्री हुआ तो कांची को दोबारा कॉल किया तो कांची ने मुझसे ये कहकर कॉल कट कर दिया कि अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया था। तब से अब तक मेरा कांची से कोई कांटेक्ट नहीं है। यहाँ आने के बाद मैंने कांची के बारे में पता किया तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं यहाँ मेजर राम के केस सिलसिले में ही आया हूँ। ये बात अभी किसी को भी नहीं पता कि मेजर राम को कराची के जेल में रखा गया है। मैं खुद कांची से मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद कांची मुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए जब मैंने सुना कि कांची शादी तुमसे हुई है तो मैं तुम्हारे पास आ गया रात 8 बजे। अग्रवाल विला। कांची को होश आ गया था। वह पहले से अब बेहतर थी। उसके चेहरे पर न तो खुशी थी न ही दर्द थे। वो लिविंग एरिया में लगे सोफे पर बैठी क्रिकेट मैच देख रही थी। अमृता जी हॉस्पिटल गई थी। वह जाना नहीं चाहती थी, लेकिन एक इमरजेंसी केस की वजह से उन्हें जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने जाने से पहले आनी मेड को स्ट्रिक्ट ऑर्डर देकर गई थी कि वह कांची का बेहद ख्याल रखेगी। कांची बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, जैसे वह किसी के आने का इंतजार कर रही हो। उसका क्रिकेट मैच भी खत्म हो चुका था। वह सोफे पर बैठी चैनल पर चैनल चेंज कर रही थी। उसने इस वक्त नाइटी सूट पहना था और खुद को शॉल से ढका हुआ था। क्योंकि नवंबर का महीना शुरू हो चुका था, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी।
कांची को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए अमृता जी उसे शॉल देकर गई थी। काजी सोफे पर बैठी हुई थी कि उसे बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई दी। कार रुकने की आवाज सुन उसने अपनी लंबी लंबी पलकों को उठाया और सामने घड़ी में देखा तो 8:30 बज रहे थे। तभी अग्रवाल विला के मेन गेट से काओ यांश अंदर आया। वह ब्लैक कलर की फॉर्मल सूट में था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे ऑफिस से यही आया था। उसके हाथ में लैपटॉप बैग था। उसने जब कांची को लिविंग एरिया में बैठे देखा तो कांची के पास आ गया। काव्यांश कांची के पास सिंगल सोफे पर बैठ गया। कांची ने काव्यांश को देखते हुए नॉर्मल टोन में पूछा, आप आ गए जान? कांची का इतने प्यार से बीवियों की तरह सवाल पूछना काव्यांश को अजीब लगा और वह हैरान हो गया। कांची ने जब काव्यांश को अपनी तरफ देखते देखा तो पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं आपकी ही वाइफ हूँ। आप बैठे, मैं आनी से पानी मंगवाती हूँ। आनी, उसने मेड को आवाज लगाई। मेड उसके पास आई तो कांची ने आनी से कहा, आनी आप इनके लिए पानी लेकर आइए। आनी वहां से चली गई। काव्यांश को कांची का इस तरह का बिहेवियर परेशान कर रहा था। काव्यांश सिंगल सोफे से उठकर कांची के पास बैठते हुए कांची के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना जानम? कांची अपने दूसरे हाथ को काव्यांश के गाल पर रखते हुए कहा, मैं ठीक हूं जान। इस बार तो काव्यांश को झटका लगा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे अब सच में लगने लगा था कि उसकी जानम वाकई सदमे में चली गई है। कांची काव्यांश के चेहरे को देखते हुए पूछा, आप अभी तक कहाँ थे? काव्यांश ने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से कहा, ऑफिस में था। तुम ये क्यों पूछ रही हो? कांची ने भी उसी टोन में कहा, आपकी वाइफ हूं, इतना तो जानने का हक रखती हो कि मेरे हस्बैंड इतनी रात तक कहाँ रहते हैं। काव्यांश इस बार कांची के फोरहेड को टच करते हुए पूछा, तुम पक्का ठीक हो ना जानम? तुम कैसी बातें कर रही हो? कांची हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। काव्यांश कांची के गले जहां बाइट मार्क था वहां पर हाथ रख पूछा, तुम नाराज नहीं होगी, गुस्सा नहीं करोगी? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है। सॉरी जानम, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया ऐसा करने से। कांची काव्यांश के गाल पर अपने मखमली हाथ को रख काव्यांश को देखते हुए कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है जान। आपने तो अपने हस्बैंड होने हक लिया है। अब जब हक लेने की बात है तो बराबरी का हक लेते हैं। कांची अपने हाथ को पीछे करते हुए कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपने मुझसे हर हक लिया, अब मेरी बारी है। अब मैं बताऊंगी एक पॉसेसिव वाइफ कैसी होती है। मैं आपको रोज आपका हस्बैंड होना हक दूंगी, लेकिन बदले में आपको मुझे वाइफ होने सारा हक देना होगा जान। क्या आपको यह मंजूर है? काव्यांश कंफ्यूज था कि कांची कहना क्या चाहती है। कांची की आज वह नीली आंखें भी बिल्कुल खाली थी। उनमें कोई मोती नहीं थे। कांची ने काव्यांश को देखते हुए कहा, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। तो तैयार हो जाइए जान, क्योंकि जब एक वाइफ अपना हक लेने पर आती है तो अमीर से अमीर हस्बैंड सड़क पर आ जाता है। काव्यांश बिल्कुल खामोश था, क्योंकि उसे कांची की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वह सिर्फ कांची को देख रहा था। कांची ने कहा, मुझे भूख लगी है और मैं आपके हाथ से खाना खाना चाहती हूँ। कांची काव्यांश के हाथ को पकड़कर उठी और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। काव्यांश भी बैठ गया। मेड ने खाना लगा दिया था। काव्यांश ने कांची को देखते हुए पूछा, क्या खाओगी? कांची काव्यांश को देखते हुए कहा, आप जो खिलाएंगे वह खाऊंगी। काव्यांश को पता नहीं क्यों, लेकिन कांची को इस तरह देख अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने प्लेट में 2 डिशेज निकाली और कांची की तरफ स्पून बढ़ा दिया। कांची खामोशी से खाना खाने लगी। काव्यांश कांची को खाना खिलाए जा रहा था। कांची ने थोड़ा सा खाया और फिर कहा,
बस वो वैसे ही चेयर पर बैठी रही तो काव्यांश ने कांची को देखते हुए पूछा, क्या हुआ? कांची अपनी चेयर से उठकर काव्यांश के पास आकर खड़ी हो गई और फिर काव्यांश को देखने लगी। काव्यांश को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर दोबारा कांची से पूछा, क्या हुआ जानम? ऐसे क्यों खड़ी हो? कांची काव्यांश का हाथ पकड़कर काव्यांश से कहा, मुझे नींद आ रही है। काव्यांश ने कांची से चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो जाओ सो जाओ, अब तुम्हें सुलाने के लिए मैं तुम्हें लोरी तो सुनाऊंगा नहीं। कांची ने कहा, आपको लोरी नहीं सुनानी जान, लेकिन मुझे आपको आपके हस्बैंड होने का हक देना है, आपके साथ सोना है। काव्यांश गुस्से से खड़ा होकर कहा, व्हाट? जानम क्या हो गया है तुम्हें? कांची ने काव्यांश को देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है जान, कब तक हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? कब तक मैं आपसे भागती रहूंगी, और अब भागकर क्या ही फायदा, हम तो पूरी तरह से हस्बैंड वाइफ बन ही गए हैं, वही चीज रोज कंटिन्यू करने में क्या बुराई है? काव्यांश कांची के शोल्डर को पकड़कर कांची को बिल्कुल अपने करीब करते हुए कहा, पहली बात तुम मुझे जान कहना बंद करो। ऐसा लग रहा है तुम मुझे जान नहीं बुला रही, बल्कि गाली दे रही हो। अब और कोई बहस नहीं, जाओ आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे तुमसे हस्बैंड होने का कोई हक नहीं चाहिए, समझ आया तुम्हें? कांची ने मासूमियत से कहा, लेकिन मुझे आपको देना है। काव्यांश का कंट्रोल खत्म हो रहा था, उसने गुस्से लेकिन धीरे से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह क्या जिद लगा रखा है तुमने? मानता हूं मैंने कल तुम्हारे साथ गलत किया है, तो क्या मैं हर रोज तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा? कांची ने मुस्कुराते हुए कहा, आज जबरदस्ती थोड़ी होगी, आज तो सब मेरी मर्जी से होगा। आपको सच बताऊं जान तो मुझे कल बहुत मजा आया, पता है मुझे कल क्या पता चला? एक मर्द को औरत के जिस्म से ही प्यार होता है, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स से जरा भी प्यार नहीं होता। आप इसलिए मुझसे दूर भाग रहे हैं ना, क्योंकि आपने मुझे कल हासिल कर लिया। अब आपको मुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। काव्यांश अपने गले को मसलते हुए कांची को देख रहा था, उसे लग रहा था कि वह सच में पागल हो जाएगा। काव्यांश कांची को चेयर पर बैठा कर खुद उसके सामने घुटने पर बैठते हुए कांची से कहा, तुम मुझे क्यों गुस्सा दिला रही हो जानम? मैं खुद को कितना कंट्रोल कर, कितना समझ कर ऑफिस से आया था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बिल्कुल दर्द नहीं दूंगा, लेकिन तुम हर बार की तरह मुझे इस बार भी गुस्सा दिला रही हो। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई हस्बैंड होने का हक नहीं चाहिए, और तुम मेरी बीवी हो, कोई खिलौना नहीं जिससे मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तुम कल भी काव्यांश रघुवंशी की सनक थी और आज भी उसकी सख हो, और गुजरते वक्त के साथ उसकी सनक बढ़ती जाएगी। मैं दो चीज़ तुम्हारे साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहली मैं तुम्हें खुद से दूर जाते नहीं देख सकता, दूसरी मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरी ये दोनों बात अगर तुम मान जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। कांची अब अपनी टोन में आते हुए कहा, आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी ये दोनों बात मान जाऊं, तो आप पहले मेरी कल छीनी हुई इज्जत को वापस लौटा दीजिए, मैं आपकी दोनों बात मान जाऊंगी। कर सकते हैं आप ऐसा? काव्यांश गुस्से से खड़े होकर अपने बालों को नाचते हुए कहा, क्या बकवास है जानम, मैंने तुम्हारी कोई इज्जत नहीं छीनी है। तुम लीगली मेरी वाइफ हो और तुम पर मेरा हक बनता है। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच वह सब नॉर्मल है। तुम एक लॉयर हो, इतना तो जानती होगी ना? कांची काव्यांश के सामने खड़े होकर काव्यांश से कहा, जो आपने किया उसे रेप कहते हैं, चाहे वह अपनी वाइफ के साथ ही क्यों ना हो। जब आपकी वाइफ इन सब चीज के लिए तैयार ना हो फिर भी उसके साथ जबरदस्ती की जाए तो वह हक नहीं, रेप कहलाता है। कल आपने वही किया मेरे साथ। काव्यांश कांची को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने गुस्से से चेयर को उठाकर पटकते हुए कहा, तुम मुझे जानबूझकर गुस्सा दिला रही हो। क्या चाहती हो मुझसे? कांची ने उसी तरह नॉर्मल टोन में कहा,
बस इतना चाहती हूँ कि जिस तरह कल आपने मुझसे हस्बैंड होने का हक लिया है, आप हर रात मुझसे हस्बैंड होने का हक ले और मैं आपको वह हक दूँ। जिस तरह आप मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी आपको किसी लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं सकती। जिस तरह आप मुझे एक विला में कैद करके रखना चाहते हैं, आपको भी मेरे साथ उसी विला में 24 घंटा कैद रहना पड़ेगा। तब होगी बराबरी। काव्यांश अपनी अंगारे जैसी लाल आंखों से कांची को देखते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझ में आया तुम्हें? कब से प्यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। कांची ने फिर गुस्से से कहा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे डाइवोर्स चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो हस्बैंड वाइफ का राइट गेम खेलिए या मुझे आज़ाद करिए। अगर आप इन दोनों में से कोई काम नहीं करते तो मजबूरन मुझे आपके खिलाफ रेप का केस फाइल करना होगा। फिर कोर्ट में जो होगा वह आप अच्छे से जानते हैं। काव्यांश की गुस्से की हर हद खत्म हो चुकी थी। वह जितना कंट्रोल कर सकता था उसने अब तक किया था। उसने गुस्से से कांची के गाल को दबोचते हुए कहा, जानम तुम सच में पागल हो गई हो। तुम जानती भी हो कोर्ट में तुम्हारी इज्जत के साथ क्या होगा, कैसे कैसे सवाल होंगे। तुम्हें कुछ आइडिया भी है तुमने क्या बोला है अभी? तुम अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई हो कि खुद की इज्जत की तुम्हें परवाह भी नहीं है। कांची ने दर्द को बर्दाश्त करते हुए बोलने की कोशिश की, मैंने कहा ना, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? वह जो कल आपने मुझसे छीन ली है, एक वही तो थी मेरे पास जो आपने मुझसे छीन ली। एक हस्बैंड अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे गंदी नजरों से बचाता है, पर आपने क्या किया? आप खुद अपने वाइफ के रेपिस्ट बन गए। काव्यांश ने कांची के गाल को छोड़कर कांची को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो जानम। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया यह मानता हूँ, पर तुम ये सब क्यों कर रही हो जानम? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूं, मारूं? तुम मुझे इतना मजबूर क्यों कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे इश्क करने लगा हूँ। मैं नहीं जानता कब और कैसे, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरा प्यार अपनी हद पार कर चुका है। मैं चाहूँ भी फिर भी तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। जितना मैं तुम्हें दर्द देता हूँ उससे कई ज़्यादा तकलीफ मुझे होती है। क्यों तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो? क्यों जानम तुम मुझसे हर वक्त क्यों लड़ती हो? क्यों मेरे अगेंस्ट जाती हो? क्यों बार बार मेरा पेशेंट चेक करती हो? कांची को काव्यांश की हार्टबीट सुनाई दे रही थी। वह वैसे ही काव्यांश की बाहों में खड़ी थी। काव्यांश अपने हाथ को कांची के चारों तरफ लपेटकर कांची के सिर पर अपने होंठ रखते हुए कहा, ठीक है, तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड वाइफ का हक वाला गेम खेलूं? तो मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, इसलिए तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करूंगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर काव्यांश कांची की कलाई पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। कांची तो सोग गई थी। उसके सामने खड़ा शैतान उसे अपने प्यार का इजहार कर गया था। क्या वह सच में प्यार करता था? क्या प्यार ऐसा होता है? यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल ग्राउंड। बास्केटबॉल का वह ग्राउंड स्टूडेंट से भर गया था। उस ग्राउंड को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ इंटरनेशनल मैच शुरू होने वाला है। सभी स्टूडेंट काफी एक्साइटेड दिख रहे थे। लड़कियां तो अपने लीडर का इंतजार कर रही थी। यह कोई मैच नहीं बल्कि गर्ल्स और बॉयज के बराबरी की लड़ाई थी। कितने लड़के भी कियारा के साथ थे। तो वही मनन जो ऑफिस में बैठा स्टूडेंट के असाइनमेंट चेक कर रहा था। उसके पास एक फीमेल प्रोफेसर ने आकर कहा, प्रोफेसर मनन, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए मैच देखते हैं। मनन उस फीमेल प्रोफेसर को एक्सप्रेशन लेस चेहरे देखते हुए कहा, मिस नूर, यह यूनिवर्सिटी है, कोई फन प्लेस नहीं जो अब बॉयज के मैच को देखने के लिए इतना खुश हो रही है। प्रोफेसर नूर मनन को लाइक करती थी, लेकिन मनन को प्रोफेसर नूर बिल्कुल पसंद नहीं थी।
क्योंकि वह उससे कुछ ज्यादा ही चिपकने की कोशिश करती थी। उसे ऐसी लड़कियां नहीं पसंद थी। प्रोफेसर नूर ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रोफेसर मनन, ये बॉयज का मैच नहीं है, बल्कि एक लड़की खेल रही है। वो हमारी ब्रिलियंट स्टूडेंट है। वो यह मैच फन के लिए नहीं बल्कि यह साबित करने के लिए खेल रही है कि हम लड़कियां आप लड़कों से कम नहीं होती। मनन हैरानी से प्रोफेसर नूर को देखते हुए कहा, व्हाट? इस मैच की परमिशन किसने दी? प्रोफेसर नूर मुस्कुराते हुए कहा, खुद प्रिंसिपल सर ने, क्योंकि वह इस कॉलेज की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट को मना नहीं कर सकते और वह तो उनकी बहुत लाडली स्टूडेंट है। मनन ने नॉर्मल टोन में पूछा, ये ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है जो लड़कों की बराबरी करने निकली है? प्रोफेसर ने एटीट्यूड से कहा, कियारा राजपूत, यह अपनी नाम की तरह बॉम्ब है। ये स्टूडेंट खुद लड़के की तरह रहती है, लेकिन इस स्टूडेंट को लड़कों से बहुत नफरत होती है। मनन कियारा का नाम सुन शॉक्ड हो गया। वो एक झटके से चेयर से उठकर कहा, व्हाट रबिश। मनन के ऐसे उठने से चेयर जमीन पर गिर गई। प्रोफेसर नूर तो हैरान हो गई और वह डर गई। उन्होंने ने आज से पहले मनन को कभी इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। प्रोफेसर नूर कुछ कहती मनन गुस्से से अपने कैबिन से चला गया। प्रोफेसर नूर का मुंह खुला रह गया। बास्केटबॉल ग्राउंड। वह पांचों खड़े अपने अपोजिशन का इंतजार कर रहे थे। मैच की पूरी तैयारी हो गई थी। बोर्ड लग गए थे जिस पर बॉयज वर्सेस गर्ल लिखा था। एक एक कर लड़कियां ग्राउंड में आ रही थी। 4 लड़कियां आ गई थी। इंतजार था तो हमारी कियारा का। मनन भी बास्केटबॉल ग्राउंड में आ गया, लेकिन उसे अपनी जान कहीं नहीं दिख रही थी। रणधीर घड़ी में देखते हुए उन 4 लड़कियों को देखते हुए एटीट्यूड से कहा, क्या हुआ गर्ल्स? तुम सब अकेली क्यों खड़ी हो? क्या तुम्हारी लीडर गेम खेलने से पहले ही डर कर बैठ गई? अगर ऐसे ही मुंह छुपाकर भागना था तो बड़े बड़े डायलॉग नहीं मारना चाहिए था ना। रणधीर इससे आगे कुछ कहता, उससे पहले उसके मुंह पर एक बाल आकर लगी। वह दर्द से बिलबिला उठा और दर्द से चिल्लाते हुए पूछा, कौन है बे? किसने मुझे बाल मारी? तभी सभी स्टूडेंट के बीच से एक प्यारी सी आवाज आई, मैंने मारी है। सभी लोग ने उस डायरेक्शन में देखा जिस डायरेक्शन में से आवाज आई थी। वो अपने हाथों से स्टूडेंट को साइड कर अपने हाथों को क्रॉस कर खड़ी हो गई। कियारा को स्पोर्ट ड्रेस में देख लड़कों के साथ साथ लड़कियां अपनी पलकें झपकाना भूल गई। कियारा उस स्पोर्ट ड्रेस में क्यूट, ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। रणधीर अपने लेडी बॉस को देखकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसकी लेडी बॉस तो हमेशा ही लड़के की तरह कपड़े पहना करती थी, लेकिन आज वह अलग लग रही थी। कियारा ने आज व्हाइट टी शर्ट पहनी थी और साथ में घुटने तक आता शॉर्ट पहना था। अपने बालों को पोनीटेल में बंधा था। हाथों में वह जो बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड पहनती थी उन सभी को उतार दिया था। कियारा उस व्हाइट स्पॉट ड्रेस में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। जहां सभी लोग कियारा की तरफ अट्रैक्ट थे तो वहीं मनन की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। उसे कियारा के साथ साथ सभी स्टूडेंट पर भी गुस्सा आ रहा था। वह कियारा पर इतनी सारी नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका बस चलता तो वह पूरे ग्राउंड को आग लगा देता, लेकिन वह इस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। कियारा को भी रोक नहीं सकता था, क्योंकि कियारा के चारों तरफ स्टूडेंट ही स्टूडेंट थे। कियारा चलते हुए 4 लड़कियों के पास आकर रणधीर के सामने खड़े होते हुए हाथों को क्रॉस कर रणधीर को देखते हुए कहा, बॉडीगार्ड अपनी हद में रहकर बात किया करो। अगर मुझे गेम को छोड़कर भागना होता तो मैं प्रिंसिपल सर से परमिशन लेने नहीं जाती। रणधीर को खुद को घूरते देखकर कहा, ये छिछोरों की तरह घूरना बंद करो और गेम स्टार्ट करो। रणधीर होश में आते हुए घमंड से कहा, हारने के लिए तैयार हो जाए लेडी बॉस। कियारा मुस्कुराते हुए अपने थंब को रणधीर को दिखाते हुए कहा, ऑल दी बेस्ट। सभी स्टूडेंट कियारा के नाम की हूटिंग करने लगे तो लड़कों का मुंह बन गया।
फुटबॉल के कोच ने उनके बीच बाल उछाली तो रणधीर बाल को पकड़कर धीरे धीरे ग्राउंड में घूमते हुए बाल को बास्केट को पास ले जाने लगा। लड़कियों को तो चारों लड़के बाल के करीब जाने ही नहीं दे रही थे। कियारा जय से ही रणधीर से बाल लेने को हुई। रणधीर ने बाल अपने दूसरे पार्टनर की तरफ उछाल दी और उसने तुरंत बाल को बास्केट में डाल दिया। लड़कों को पहला बास्केट करते देख हूटिंग शांत हो गई। वो सभी अफसोस करने लगे तो रणधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? अब गला नहीं फाड़ोगे? फाड़ो गला और चिल्लाओ कियारा कियारा। बास्केटबॉल खेलना हट किसी के बस की बात नहीं। लड़कियों की तो बिल्कुल भी नहीं, वह सिर्फ मेकअप ही कर सकती है। रणधीर की बेइज्जती से सभी लड़की ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली। उनका दिल चाह रहा था वह रणधीर का मुंह नोच ले। रणधीर कियारा के करीब आकर कियारा से कहा, लेडी बॉस अभी भी वक्त है, क्विट कर लीजिए और हमसे माफी मांग लीजिए। हम लड़कों का दिल बहुत बड़ा होता है, माफ कर देंगे। अब अच्छा थोड़ी लगता कि एक बॉडीगार्ड अपने बॉस को पूरे कॉलेज के सामने हराए। कियारा दोबारा से अपना थंब रणधीर को दिखाते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक मिस्टर बॉडीगार्ड। रणधीर चिढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था उसकी लेडी बॉस किस मिट्टी की बनी है जिनका ईगो टूटने का नाम ही ले रहा है। अग्रवाल विला। काव्यांश कांची को अपने साथ लिए हुए रूम में आया। कांची को बेड पर बैठाकर मेडिसिन लेकर कांची को देते हुए कहा, खाओ इसे। कांची काव्यांश को देखने लगी तो काव्यांश कांची से कहा, मुझे ऐसे मत देखो, नफरत है तुम्हारी ऐसी नजरों से। कांची ने मुंह फेर लिया तो काव्यांश ने कांची से कहा, देखो जाना, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ वह सब करूं तो एक अच्छी वाइफ की तरह मेरी बात मान जाओ, क्योंकि अगर मैं अपने तरीके से खिलाने आया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांची अपनी नीली आंखों से काव्यांश को घूरने लगी तो काव्यांश कांची के गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा, बाद में घूर लेना, तुम्हारा ही हूं, अभी जो कह रहा हूं वह करो। कांची ने मेडिसिन को काव्यांश के हाथ से लेकर अपने मुंह में रख लिए तो काव्यांश कांची को पानी दिया तो कांची एक सांस में पूरा पानी पी गई। काव्यांश को अब कांची को परेशान करने का मन कर रहा था, इसलिए वह कांची को बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठाते हुए खुद बेड पर चढ़कर कांची के गोद में सिर रख कांची के हाथ को पकड़कर अपने बालों पर रखते हुए कहा, एक बीवी सबसे पहले अपने हस्बैंड का सिर दबाती है, तब हस्बैंड अपनी बीवी को पूरी रात प्यार करता है। कांची को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रही है। कांची को ऐसे खोए देख काव्यांश कांची की कलाई पकड़कर हल्के से अपने दांतों को धंसा दिया, जिससे कांची की हल्की सी आह निकल गई। काव्यांश कांची के गाल को किसी छोटी बच्ची की तरह पकड़कर हल्के से खींचते हुए कहा, जानम, जब यहाँ तुम्हारे पास हूँ तो तुम किसके बारे में सोच रही हो? कांची काव्यांश को देखते हुए कहा, पिछले जन्म में जंगली बिल्ला थे। काव्यांश अजीब एक्सप्रेशन से कांची को देखने लगा तो कांची ने कहा, अगर नहीं तो बात बात काटने क्यों लगते हैं? काव्यांश मुस्कुराने लगा तो उसके डिंपल खिल उठे। कासल आधा वय पे आ की मात्रा पे अ की मात्रा श का डिंपल देख कांची बिना पल के झपकाए उस डिंपल को देख रही थी। कांची को अपनी तरफ प्यार से देखते देख काव्यांश ने प्यार से कहा, जानम, तुम्हें मेरा ये डिंपल पसंद है ना? कांची अपने नजरें फेरते हुए कहा, जहर लगता है। काव्यांश मुस्कुराते हुए कहा, अगर जहर लगता है तो फिर इतनी शिद्दत से क्यों देखती हो? कल के लिए सॉरी जानम, लेकिन मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया बल्कि तुमसे प्यार किया है। मैं ऐसे तुम्हें प्यार नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया था। ऐसा करने से सॉरी, माफ कर दो। कांची काव्यांश की तरफ से नजरें फेरते हुए कहा, कुछ गलतियों और गुनाह काफी नहीं होती, सिर्फ सजा होती है। वक्त आने पर आपको आपकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने माफ करना 6 साल पहले छोड़ दिया था मिस्टर काव्यांश रघुवंशी। काव्यांश दोबारा से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कहा, ठीक है जानम, मैं इंतजार करूंगा। अब बीवी की ड्यूटी करो और मेरा सिर दबाओ, दर्द दे रहा है। कांची काव्यांश के बालों में हल्के हल्के अपने हाथ फेरने लगी। काव्यांश को आराम मिल रहा था। वो यही सुकून चाहता था जो उसे सिर्फ उसकी जानम दे सकती थी। लंदन।
विराज आज अपने दादू के स्टडी रूम में किसी फाइल को लेने आया था, तभी टेबल के ड्रावर को चेक करते हुए उसे एक छोटी सी बच्ची फोटो मिली जो लगभग 3 साल की थी। विराज उस फोटो को देख हैरान हो गया। वह फोटो में दिखने वाली बच्ची बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी, उसके गले का तिल बिल्कुल उसी की तरह था। उस फोटो को पलटकर देखा तो उस पर लिखा था कि आर राजपूत। वह फोटो को देख ही रहा था कि आलोक जी अंदर आए। उन्होंने जब विराज के हाथ में फोटो देखा तो हैरान हो गए, लेकिन वह अपनी हैरानी को छिपाते हुए विराज से पूछा, विराज आप हमारी स्टडी रूम में क्या कर रहे हैं? विराज अपने दादू को देखते हुए पूछा, दादू ये किसकी फोटो है दादू, और इस फोटो में जो लड़की है वह बिल्कुल मेरी तरह क्यों दिख रही है? इस फोटो के पीछे के.आर. राजपूतों क्यों लिखा है? बताइए दादू ये किसका फोटो है? कौन है ये बच्ची जिसकी फोटो आपके ड्रवर में थी? आलोक जी ने विराज के हाथ से फोटो को छीनते हुए विराज से कहा, विराज आप बाहर जाए, हम इसके बारे में आपसे सुबह में बात करेंगे। जाए बाहर। विराज बिना कुछ कहे स्टडी रूम से बाहर चला गया। आलोक जी अपने इकलौते बेटे की तस्वीर को उठाते हुए तस्वीर को देखते हुए कहा, वक्त आ गया है कि तुम्हारे बेटे को सब कुछ सच बता दिया जाए। मैं जानता हूँ विराज सच जानने के बाद हमसे नाराज हो जाएगा, लेकिन सच जानने का उसका हक है। हमने तुम्हारे किए की सजा उसे दी है, इसलिए वह हमें जो सजा देगा हमें मंजूर होगी। आखिर क्या चल रहा है कांची के दिमाग में? कौन है के.आर. राजपूत अग्रवाल विला? लगभग 20 मिनट बाद कांची को एहसास हुआ कि उसके गोद में सोया हुआ शैतान नींद की वादियों में जा चुका है। कांची काव्यांश के सर को अपनी गोद से उठाकर तकिए पर रखते हुए काव्यांश के पास से उठकर रूम में बनी बड़ी सी विंडो के पास जाकर खड़ी हो गई। विंडो से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। कांची ने इस वक्त सिर्फ नाइटी सूट पहना था, उसने अपनी शॉल उतार दी थी। वो उन ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। उसके अंदर लगी आग को वह ठंडी हवाएं सुकून दे रही थी। कांची अपने हाथों को अपने चारों तरफ लपेटकर चांद को देख रही थी, जो उस काले घने बादल में बिल्कुल तन्हा था। लेकिन उसकी चांदनी में कोई भी फर्क नहीं था, वह आज भी पूरी चमक के साथ अपनी चांदनी को बिखेर रहा था। कांची काव्यांश के सोए हुए वजूद को देखकर कहा, कितना आसान होता है ना तुम जैसे आदमियों का एक औरत की रूह तक को अपनी जिद, जुनून और जबरदस्ती में जख्मी कर देना, फिर 5 वर्ड का सॉरी कहकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेना। तुम जैसे आदमियों को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि तुम्हारी जबरदस्ती से, तुम्हारे जुनून से, तुम्हारी जिद से एक औरत के जिस्म के साथ साथ उसकी बड़ी ही रूह भी तड़पती है। मैं तुम्हारी मेरे साथ की गई जबरदस्ती की सजा पूरी दुनिया के सामने जरूर दिलवाती काव्यांश, लेकिन तुम जैसे मर्दों की किस्मत सोने के कलम से लिखी होती है, क्योंकि लॉ में कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जो तुम्हें सजा दिला सके। लॉ में मैरिटल रेप के लिए कोई सजा नहीं बनी है, क्योंकि यह तुम जैसे हस्बैंड का हक होता है। लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा 5 वर्ड का सॉरी तुम्हें सजा से बचा सकता है। तुम्हें सजा कानून नहीं देंगी, मैं दूंगी, और वही सजा दूंगी जो सजा तुमने मुझे दी है। जो तकलीफ, जो बेबसी मुझे महसूस हुई है, वही तकलीफ, वही बेबसी तुम्हें भी महसूस होगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि जब एक आदमी एक औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उस औरत को कैसा महसूस होता है। ये दर्द तुम जरूर महसूस करोगे। ये वादा है मिसेज कांची रघुवंशी का अपने हस्बैंड काव्यांश रघुवंशी से। बहुत शौक है ना हस्बैंड और वाइफ का गेम खेलने का, बहुत शौक था ना मेरे साथ टॉक्सिक हस्बैंड बनने का। अब मैं बताऊंगी कि जब एक वाइफ टॉक्सिक वाइफ बनती है तो कैसा महसूस होता है। तुम्हें भी उसी कैद का एहसास कराऊंगी जो कैद मैं काट रही हूँ। लेकिन इन सब से पहले मुझे मृत्युंजय से मिलना है, क्योंकि वही एक इंसान है जो मुझे मेरे डैड से मिला सकता है, जो मुझे मेजर राम से मिला सकता है। कांची काव्यांश की तरफ से अपने चेहरे को फेर कर चांद को देखते हुए कहा, हम दोनों एक ही नाव में सवार है।
तुम भी अंधेरे में अकेले हो और मैं भी अंधेरे में अकेली हूँ, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे अंदर रोशनी बहुत है और मेरे अंदर दर्द बहुत है। यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल ग्राउंड। कियारा और रणधीर में बास्केटबॉल का गेम जोरों से चल रहा था। टोटल 12 बास्केट करनी थी। लड़के लड़कियों से आगे चल रहे थे। लड़कों ने 7 बास्केट की थी और लड़कियों ने 6 बास्केट की थी। लड़के और लड़कियों ने 5 मिनट का ब्रेक लिया था। कियारा बैठी पानी पी रही थी। तभी उसके पीछे से उसे एक फोल्ड आवाज सुनाई दी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है मिस कियारा। तुम्हें लगता है तुम यह मैच जीत पाओगी? कभी खुद को आईने में देखा है जो लड़कों का मुकाबला करने निकल गई हो? मैंने मना किया था ना, किसी लड़के के आसपास भी मत दिखाना वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बहरी थी जो मेरी बातें सुनाई नहीं दी थी तुम्हें? अच्छा लग रहा है खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाकर। कियारा जो बैठकर पानी पी रही थी उसका मूड खराब हो गया। वो ऑलरेडी रणधीर की टीम से परेशान थी क्योंकि वह लोग चीटिंग पर चीटिंग करते जा रहे थे। कियारा गुस्से से खड़ी होकर पीछे पलटकर बोतल का पूरा पानी मनन के मुंह पर फेंक दिया। उसने ऐसे पानी फेंका था कि लोगों को लगे गलती से हुआ है। लोग यह नज़ारा देख डर गए। मदन का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। वह अपने चेहरे पर से पानी को साफ करते हुए अपने खतरनाक आंखों से कियारा को देखने लगा। कियारा ने सबकी नज़र को अपनी तरफ देख मनन की तरफ देखते हुए मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक्टिंग करते हुए कहा, सो सॉरी प्रोफेसर, मैंने जानबूझकर आप पर पानी नहीं फेंका है, मुझे माफ कर दीजिए। मनन सिर्फ कियारा को घूर रहा था। कियारा ने अपनी एक आंख दबाते हुए धीरे से कहा, वैसे एक तरफ से अच्छा हुआ, इतनी गर्मी हो रही थी, अब कुछ ठंडा महसूस हो रहा होगा। इतना कहकर कियारा बोतल को टेबल पर रखते हुए धीरे से कहा, सॉरी माय फूड, बाकी का पानी पी लीजिएगा प्रोफेसर, हो सकता है रेहंडस को रहकर दौरे पड़ते हैं, वह ठीक हो जाए। इतना कहकर कियारा वहां से चली गई। मनन गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींच ली। मैच दोबारा से स्टार्ट हो गया। कियारा अपना पूरा कंसंट्रेट लगाकर मैच को खेल रही थी। वह जैसे ही बॉल को बास्केट करने को हुई, जिस लड़के ने कियारा को चैलेंज किया था उसने अपने पैर को कियारा के पैर में फंसा दिया। कियारा इस ऑक्शन के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह जमीन पर गिर गई। कियारा के जमीन पर गिरते ही लड़कियां जो बैठी थी वह खड़ी हो गई और सभी कियारा को देखने लगे। मनन जैसे ही आगे बढ़ने हुआ कुछ सोचकर रुक गया। वही लड़का कियारा के पास आकर अपने घुटने पर बैठते हुए कहा, छू छू छू, पापा की पारी को तो चोट लग गई। तुम लड़कियों की यही जगह होती है, हम लड़कों के पैरों के पास। पता है हम लड़कों को सबसे ज्यादा किसने मजा आता है? तुम जैसी लड़कियों के पर को काटने में। हम लड़कों के लिए ये दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग काम है। बहुत मजा आता है, तुम सोच भी नहीं सकती। कियारा के घुटने छिल गए थे जहां से खून निकल रहा था, लेकिन कियारा के चेहरे पर दर्द की लकीरें नहीं, उसके होठों पर कातिलाना मुस्कुराहट थी। कियारा की मुस्कुराहट देख सभी शॉक्ड हो गए। वह लड़का तो हैरान हो गया। उसकी आंखें हैरानी से बाहर आने को हुई। उसे लड़के ने दांत पीसते हुए कहा, तुम अभी भी मुस्कुरा रही हो? कियारा खुद को संभालते हुए जमीन से खड़ी हुई और अपने हाथ को झड़ते हुए कहा, पता है तुम लड़कों की हार कहाँ होती है? तुम लड़के जब हम लड़कियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और हम लड़कियां ये प्यारी सी स्माइल पास कर दे, तुम लोग वहीं हार जाते हो। बहुत हुई चीटिंग, अब देखो मैं क्या करती हूँ। तुम लोगों के 12 पॉइंट है और हमारे 11। अब तुम सभी बॉयज अपनी पूरी ताकत लगा लो, लेकिन एक भी बास्केट करके दिखाओ तो मैं जानूं। इतना कहकर कियारा ने उस लड़के के कंधे पर हाथ रख थपथपाते हुए कहा, गुड लक। कियारा अपने गर्ल टीम के पास जाकर प्लानिंग करने लगी। अब एक तरफ लड़कियां खड़ी थी और एक तरफ लड़के खड़े थे, बीच में कोच बाल लिए हुए खड़े थे। कोच ने बाल को उछाला तो कियारा ने बाल को पकड़ लिया। कियारा बाल को धीरे धीरे टैप करते हुए बास्केट के पास जाने लगी।
लड़के जैसे ही कियारा के पास जाते, कियारा बाल को दूसरी तरफ उछाल देती, तो दूसरी लड़की बाल को टैप करने लगती है। ऐसे करते हुए लड़कियां सिर्फ लड़कों को गोल गोल घूमने लगी थी, जो मैच 15 मिनट में खत्म हो सकता था। कियारा ने 3 बास्केट करने में पूरे 1 घंटे लगाए। वह जानबूझकर लड़कों को अपने पीछे भगा रही थी। उसे यह करते हुए मजा आ रहा था। आखिरकार लड़कियों की जीत हो गई। बेचारे लड़के तो बॉल के पीछे भाग भाग कर थक गए थे। वह सभी ग्राउंड की जमीन पर ढेर हो गए। कुछ लड़कियों ने मिलकर कियारा को अपने कंधों पर उठा लिया। किसी को भी नहीं लगा था कियारा यह मैच जीतेगी, क्योंकि चांसेस बहुत कम थे। कियारा ने सिर्फ मैच ही नहीं जीता था, बल्कि लड़कों को अच्छे से सबक भी सिखाया था। कियारा उन लड़कों के पास जाकर अपने घुटने पर बैठते हुए उन सभी लड़कों को देखते हुए कहा, माय अपोजिशन, इस गेम को खेलकर मजा आया। मुझे तो बड़ा मजा आया। अब तुम वो काम करो जो मैंने कहा था। जिस लड़के ने कियारा को गिराया था उसने खड़े होते हुए अपने हाथों में कोट से माइक को लिया और कियारा को आंखों से काट खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। कियारा ने उस लड़के को देखते हुए कहा, आप कुछ बोलेंगे? ये स्टैचू की तरह खड़े रहेंगे? उस लड़के ने गुस्से से हर वर्ड को चबा चबा कर कहा, आज मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि लड़कियां लड़कों से किसी मामले में कम नहीं होती है। हमें कभी भी किसी लड़की को कम नहीं समझना चाहिए। उनकी पावर को कभी अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसलिए अपनी क्लासमेट को परेशान करने के लिए मैं अपनी क्लासमेट से सॉरी कहता हूँ। आई एम सॉरी कियारा। कियारा बास्केटबॉल के ग्राउंड को छोड़कर चली गई। सभी लड़कियां लड़कों की तरफ अपना थंब को उल्टा करके चिढ़ाते हुए कहा, लूजर कहीं के। 5 लड़कों ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। आज से पहले उनकी इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं की थी। उनकी नज़र में कियारा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। अब ये दुश्मनी क्या रंग लाती है आगे जाकर पता चलेगा। माथुर हवेली। सभी नौकर और बॉडीगार्ड डर से कांप रहे थे। उनकी नजरें नीचे थी, क्योंकि संजय माथुर को होश आ गया था। उन्हें जब पता चला कि उनका एक हाथ काट दिया गया है तो वो गुस्से से पागल हो गए। वह चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीजें उठाकर फेंक रहे थे। वो गुस्से से चिल्लाते हुए पूछ रहे थे कि किसके कहने पर उनका हाथ काटा गया। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे हाथ काटे हैं। मीनल जी संजय जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने गुस्से से मीनल जी को भी खुद से दूर धक्का दे दिया। आन्या खामोशी से खड़ी यह सब देख रही थी। संजय माथुर के हॉस्पिटल से आने के बाद अरुण ने आन्या को लाकर छोड़ दिया था। आन्या को देखकर तो मीनल माथुर की तो जैसे जिंदगी ही वापस लौट आई थी। वो बहुत खुश थी अपनी बेटी को पाकर, लेकिन जो आन्या हवेली से बाहर गई थी, वह आन्या हवेली में अंदर नहीं आई थी। यह आन्या बिल्कुल बदल गई थी। संजय माथुर को इस तरह गुस्सा करते देखा आन्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बस करिए डैड। आपके चिल्लाने से, चीजें तोड़ने से कुछ बदल नहीं जाएगा। आपके हाथ वापस नहीं आएंगे। आप इतना गुस्सा कर ही क्यों कर रहे हैं डैड? जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, वह आपकी गुनाह की सजा है। संजय माथुर तो अपनी बेटी की बातें सुन शॉक्ड हो गए। वह तो अपनी जगह पर जम से गए। आन्या के वर्ड से उन्हें अपने दिल में कई खंजर घुसते हुए महसूस हो रहे थे। वह जिस बेटी को जान से ज्यादा प्यार करते थे, आज वह बेटी उन्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही थी। मीनल माथुर भी आन्या के बदले बिहेवियर को देख शॉक्ड हो गई थी। उनकी बेटी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। वह तो मासूम सी गुड़िया थी। राणे खामोशी से खड़े थे। उनके के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मीनल जी जमीन से उठकर अपनी बेटी के पास आते हुए कहा, एनी, यह आप क्या कह रही हैं बेटा? आप अपने डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? एनी ने अपनी माँ के हाथ को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैंने गलत क्या कहा है मामा? जो सच है वही कहाँ है? मैं इतने दिनों से इस घर से दूर थी। क्यों दूर थी?
क्योंकि मेरे डैड के दुश्मन अपनी दुश्मनी मुझसे निकाल रहे थे। मेरी क्या गलती है? किस गलती की सजा मिली मुझे? डैड को ये सब करने के लिए मैंने या भाई ने कहा था? नहीं न। तो हमें सजा क्यों मिल रही है? अगर चाचू ने गलती की थी तो उन्हें सजा देना चाहिए था ना। डैड को कम से कम एक बार ये तो सोचना चाहिए था कि जो चीज़ कशिश आंटी के साथ हुई थी अगर वह मेरे साथ होती तो क्या करते डैड? इसी तरह दबा देते। कुछ महीने पहले एक बॉडीगार्ड ने मुझे टच किया था तो आपने उसे इतना मारा था डैड, तो आप सोचिए चाचू ने तो किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तो आपने उन्हें क्यों बचाया? आप उन्हें बचाने के साथ साथ कांची दी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। मैं आज तक आपको सुपर हीरो मानती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं हीरो मानती हूँ वह हीरो की शक्ल में विलेन है। आपको पता है डैड, इस कैद के बीच एक शख्स ने मुझसे क्या कहा था? अगर उसका बस चलता ना तो वह मेरी जान ले लेता, क्योंकि मैं संजय माथुर बेटी हूँ। गुनाह चाचू और आपने किया, लेकिन सजा हम भाई बहनों को मिल रही है। मेरा भाई मुझसे छीन गया, एक भाई ने मुझसे बोलना छोड़ दिया, मेरा बचपन खराब हो गया। इकलौती बहनें तो भाइयों की जान होती है, पर मेरे तीनों भाई मुझसे अलग हो गए। ये सब किसकी वजह से हुआ डैड? आपकी वजह से हुआ है। इसलिए आप चिल्लाए मत, क्योंकि आपके चिल्लाने से कुछ नहीं बदलेगा। काश मैं आपकी बेटी ना होती, काश आप इतने खुदगर्ज ना होते, तो शायद हमारी एक अच्छी फैमिली होती, एक हैप्पी फैमिली होती, जिसका सपना मैंने बचपन से देखा था। लोग सही कहते हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, चाहे वह अमीर बाप की बेटी देखे या गरीब बाप की बेटी ने देखे। सपने सपने ही रहते हैं। इतना कहकर आन्या अपने आंसुओं को रगड़कर साफ करते हुए अपने रूम की तरफ चल बड़ी ही गई। क्या करने वाली है कांची? अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पाठ में।